नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने आज मॉडल पेपर 10 नंबर है, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होंगे या सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम सभी मॉडल पेपर पर बात कर रहे हैं। लगातार आज जो मॉडल पेपर होगा 10 नंबर होगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रखेंगे और पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं। तो हर प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर देते हुए चलना है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर, इसे ध्यानपूर्वक देखिए और बताने का प्रयास करें इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। कक्षा में अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए अगर क्लास में प्रोत्साहित करने के लिए। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अवयवों को सुव्यवस्थित कर पाए। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थी में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षा की मानक विधि को अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपसे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों, इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, आप सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, कि भाई साहब यहाँ पर देखिए अर्थपूर्ण अधिगम की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ए ऑप्शन में बात कर रहा है, कि जो विद्यार्थी है उसकी हम सहायता करनी चाहिए। एकदम ठीक है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। साथ ही साथ वह उनके जो मनोभाव हैं और अवयवों को क्या करना चाहिए, सुव्यवस्थित कर पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। ठीक है, अगर बी ऑप्शन में करा कि नामांकित और साथ ही साथ वर्गीकृत की बात कर रहा है, नामांकित वर्गीकृत आप जानते हैं कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। समावेशी शिक्षा का इसमें हो रहा हनन, और समावेशी शिक्षा का था सभी को एक साथ बैठाकर और सभी को बिना भेदभाव करते हुए शिक्षा देना है। वर्गीकृत नहीं करना है, ना कि नामांकित करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन नहीं बनेगा, सेकंड। अच्छा, सी में कर रहा, थर्ड में कर रहा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम सही है, जिसके फलस्वरूप बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। इसका मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर जो करा मानक विधि, तो मानक विधि अपने आप में क्या है, गलत है। और करा विविधता की उपेक्षा करनी चाहिए, तो बच्चों में जो विविधता है उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। तो इसका मतलब गलत ऑप्शन यह भी बनेगा। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। जो करेक्ट आंसर वह आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन संख्या सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 की बात करें। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। करेक्ट, कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है मतलब कौन सा इसमें से निगेटिव है। करेक्ट, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करने, उसकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, या फिर अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि वे अध्यापक को उन पर विशेष अधिक ध्यान न देना पड़े। तो दोस्तों, कौन सा इसमें से प्रभावशाली नहीं होगा। देखिए, ये सारे प्रश्न आप सभी के जूनियर लेवल पर पूछे गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट इसमें समझना है। कौन सी प्रभावशाली पद्धति नहीं, इसका मतलब निगेटिव हमें ढूंढना है। यहाँ पर विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह बात बन रही है हमारी, प्रेरित करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ कर रहा है कि शिक्षण सहायता उपलब्ध कराएं, तो या तो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव या भी बनेगा, बी ऑप्शन भी बनेगा। सी में कर रहा है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके आवश्यकता उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। जो बच्चों में दिक्कतें, जहां पर बच्चा फंस रहा उसको हम समझ करके उसको चुनौतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ए, बी और सी एकदम पॉजिटिव है, लेकिन डी आपका गलत है। डी कैसे गलत है और गलत ही हमारा सही होगा। क्यों कह रहा कि ट्यूशन पढ़ने, तो आप जानते हैं ट्यूशन जो आपका
आरटी है वह उसका विरोध करता है, कहता है कि भाई साहब के लिए कहना जिस पर कर अध्यापक को अधिक ध्यान ना देना पड़े। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका निगेटिव बनेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सेकंड का जो करेक्ट बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 को देखें। कर बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है और सांवेगिक अवस्था क्या है का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन संख्या क्या इसमें से बनेगा? प्रश्न संख्या अगर 3 की हम बात कर लेंगे, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर लेंगे, क्या आपका राइट आंसर बनेगा? तो जानते हैं दोस्तों, अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, अधिगम में अगर शारीरिक फिजिकल जो हेल्थ है, अगर हम पढ़ने की बात किया जाए, बच्चों को सीखने की बात की जाए, फिजिकल जो फिजिकल जो हेल्थ है, साथ ही साथ जो बच्चे का इमोशनल स्टेट है, ठीक है, वह सांवेगिक अवस्थाएं है, ये सारी क्या होनी एक दूसरे से महत्वपूर्ण भूमिका है, कि आपका जो राइट बनेगा वह ऑप्शन संख्या सी डी बनेगा, कि कोई प्रभावशाली नहीं होता। या तो आप गलत कह सकते हैं भूमिका नगण्य है, ऐसा कुछ नहीं, और कहते हैं भाई साहब आपसी संबंध है, और इसीलिए दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन थर्ड का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 4th नंबर करा कि निम्नलिखित में से ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? कौन सी प्रभावशाली पद्धति है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कर वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, कर प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध करवाना, कर पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना चाहिए। तो कौन सा अप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति बनेगी? तो दोस्तों आप जानते हैं वे कार्य जो देना बहुत सरल है। जब बहुत सरल कार्य देंगे तो बच्चे में चुनौती उत्पन्न नहीं होगी, तो बच्चा सीखने का प्रयास नहीं करेगा, इसका मतलब प्रभावशाली पद्धति नहीं होगी। अच्छा, बी ऑप्शन में अगर आप प्रतियोगिता के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत सारे अवसर, तो आप जानते हैं कंपटीशन अपने नेगेटिव बन जाएगा। तो बच्चे को पार का मतलब होता है कहीं ना कहीं हेल्प करना, संकेत देना, सहायता करना। तो पार क्या होगा? पार उपलब्ध कराना, और विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। डी में करा कि भाई साहब ज्यादा जो सीखने की ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल दें। भाई जब प्रोसेस पे ना दे करके बल दें, जो कार्य पूरा हुआ कि नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत बनेगा, और राइट आंसर हमारा ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, ऐसा आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ऐसा आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही नहीं बनेगा। दोस्त एकदम ध्यान देंगे, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ऐसा आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण क्या करते हैं? अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। जब बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, या फिर अगर बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, और अध्यापक की मूल भूमिका उनकी जानकारी उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनेगा? कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनता है। देखिए, बच्चे अपने आसपास की जो विविध घटनाएं हैं उसको बात किया जाए तो सक्रिय पूर्णता सोचते हैं, एकदम सक्रियता के साथ सोचते हैं, अन्वेषण और लालसा होती है, एकदम सही है। जीन पियाजे ऐसा ही कहते थे, भाई साहब बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, इसका मतलब या तो पॉजिटिव है। बी ऑप्शन में एकदम बात सही है, जिज्ञासु, बच्चे जन्मजात जिज्ञासु होते हैं और आसपास की चीजों में खोजने पर लगे होते हैं, यह भी पॉजिटिव है। सी में कहा कि आसपास की विविध जो घटनाएं हैं वह स्वयं सिद्धांतों की रचना करते हैं, एकदम सही है। लेकिन ऑप्शन संख्या डी गलत है, कह रहा कि जो प्रत्यय कॉन्सेप्ट है स्वयं नहीं सोच सकते। भाई साहब ऐसा क्या है कि बच्चा स्वयं नहीं सोच सकता, सिर्फ टीचर रहेगा तभी वो बच्चा सोच पाएगा, ऐसी बात गलत है। और जब गलत है तो हमारा ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछ रहा था गलत, हमसे क्या कर रहा था? गलत पूछ रहा था। जो 6 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या आपका डी राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर की बात करेंगे। अधिगम एक और प्रक्रिया है। अधिगम कैसा है? कह रहा भाई साहब सरल और व्यक्तिगत है,
जटिल और निष्क्रिय है, जटिल और सक्रिय है, सरल और रैखिक है। तो दोस्तों आप जानते हैं अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया हो जाएगी, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। जो 7 का राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा, जटिल और सक्रिय बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर करा कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपने कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विद्या को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और विविधता को समझना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर समझना हो जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए आपका राइट बनेगा। अच्छा, अनदेखा करेंगे क्या, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अनदेखा करेंगे तो फिर अर्थपूर्ण अधिगम कैसे हो पाएगा, नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो अर्थपूर्ण अधिगम तब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपका जो राइट बनेगा ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। अच्छा, टालेंगे तो भी दिक्कत है। तो नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर के लिए, एक कौन सी कक्षा में, एक किस प्रकार की कक्षा में करा कि अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष में, या व्यवहारवादी में, या अध्यापक केंद्रित या फिर प्रगतिशील में। तो बच्चा हम जानते हैं कि जो होगा वह प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या करती है, प्रोग्रेसिव। यहाँ पर क्या बनेगा, भरे जाएगा प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील फिल किया जाए। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र और आकलन की विविधता को क्या करता है, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। और जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, वह बात करता बाल केंद्रित शिक्षा को जोड़ देता है, बाल केंद्रित शिक्षा को जोड़ दिया जाता है इससे माध्यम से। तो दोस्तों आपका जो राइट बनेगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। करें कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है, जो बच्चे विद्यालय में असफल होते हैं वह क्या दर्शाता है, कर साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, या निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो दोस्तों जब बच्चे विद्यार्थी फेल होते हैं तो हर बच्चा विद्यार्थी, हर स्टूडेंट पास होना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हम फेल हो जाएं। अगर मान लीजिए बच्चा फेल होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ें उसे पढ़ाई गई वो गलत पढ़ाई गई, भले सही भले पढ़ाई गई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ें सेट नहीं हो पाया। आप उस हिसाब से बच्चे को सेट नहीं कर पाए जिस हिसाब से उसे सेट करना था। तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय है, जो शिक्षक, उसकी गलती है कि बच्चा फेल हो रहा है। इसका मतलब बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा सीखेगा, लेकिन गलती है टीचर की और विद्यालय की। तो इसका मतलब क्या होगा आपका डी ऑप्शन निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, और इसीलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, ए ऑप्शन कैसे कट पाएगा, करा कि यहाँ पर पैदाइशी कमियां हैं, क्या आनुवांशिक रूप से कोई सीख कर आता है, भर कर आता है क्या, यहीं पर दुनियादारी सीखते हैं, तो गलत बनेगा। करा सूचित करता है कि अभिभावक से क्या लेना देना, करा सामर्थ्य नहीं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं अभिभावक को पढ़ाने, गलत होगा। और यहाँ पर करा कि जो वंचित समूह के विद्यार्थी उनमें सामर्थ्य नहीं, ऐसा आप क्यों कह सकते हैं, बच्चे में सब में सामर्थ्य है। बच्चे बस आपको क्या करना है, विद्यालय को और शिक्षक को उसके हिसाब से पढ़ाना है। राइट आंसर 10 नंबर का डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न और रुकावट पैदा करती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। करा कि ध्यान दीजिएगा, बच्चों में भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती हैं। तो प्रश्न संख्या 11 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बन सकता है, प्रश्न संख्या
11 नंबर के लिए। अच्छा प्रश्न है और इसको ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने से, सहायता करने से क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। करा कि बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप समूह में पढ़ाते हैं और बेहतरीन बच्चा सीखता है, करा भंग हो सकता है और प्रभावशाली पद्धति नहीं एकदम है। तो आपने एक पद्धति सुनी होगी सामूहिक विधि, क्या सुनी होगी, सामूहिक विधि, और सामूहिक विधि इस्तेमाल किया जाता है शिक्षा में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका यह बात बिगड़ रहा है, ये ऑप्शन गलत है। अगर प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, ऐसा कंपटीशन की भावना नहीं उत्पन्न होती है। अगर कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जाती है जब बच्चे एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके पढ़ते हैं। अगर सी ऑप्शन, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं, एकदम सही है। जब आप सामूहिक रूप से बताते हैं तो बच्चे में जो चिंतन प्रक्रिया वह आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञान क्रियाकलाप उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, एकदम सही है, सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ अगर भ्रांतियां हो सकती हैं जो अधिगम हस्तक्षेप करती हैं, ये चीजें गलत हैं। ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा, 11 का, वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। 11 का क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 12 नंबर को ध्यानपूर्वक देखें। कर बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय किस प्रकार की भूमिका निभाती है। देखिए मैंने आपको समाजीकरण चैप्टर पढ़ा दिया है। समाजीकरण में मैंने आपको एक प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था के बारे में बात की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजेंसी पर मैंने बात किया था। तो विद्यालय को मैंने क्या बताया था, द्वितीयक एजेंसी है, द्वितीयक समाजीकरण का क्या है, संस्था है। और इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा, विद्यालय जो द्वितीयक होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम चलेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा से अलग होते हैं। करा हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ट, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको बताया है, चीजें पढ़ा दी है पहले ही। तो दोस्त इसमें से बताएंगे क्या आपको लगता है। देखिए जीन पियाजे का मैंने सिद्धांत आपको पढ़ाया था कि जीन पियाजे मानते हैं जो बच्चा सोचता हुआ, जो बच्चा जो चिंतन करता वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, अलग होते हैं, और ऐसा मानते हैं जीन पियाजे। राइट ऑप्शन होगा जीन पियाजे। हम जानते हैं संज्ञान और विकास का सिद्धांत दिया है, और संज्ञान विकास के सिद्धांत में उन्होंने संज्ञान विकास का सिद्धांत दिया, और ध्यान दें संज्ञान विकास उन्होंने 4 अवस्थाओं में अपना सिद्धांत दिया है। और उसी में कहते हैं कि जो बच्चा सोचता चिंतन करता वह अवयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते। राइट ऑप्शन होगा आपका सी जीन पियाजे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए। कर के विकास के विषय में, ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न। करा विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करा विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह और घटनाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। करा विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। करा बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। करा संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए, सिर्फ आप जब विकास के संबंधित बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था विकास में, डेवलपमेंट में जो बच्चों का मानसिकता और साथ ही साथ वातावरण दोनों इंपॉर्टेंट है, उसका हेरिडिटी और उसका इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ कार्य अनुवांशिकता के अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। सही हमसे पूछ रहा है, सही ढूंढने की बात करेंगे। तो विकास एक सरल और एक दिशी कार्य की, हम जानते हैं बहुदिशी प्रक्रिया है, बात बिगड़ेगा। कर बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक क्या होती हैं, विविधताएं होती है, एकदम सही सी ऑप्शन करेक्ट है। कर संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में है, विकास एक ही क्रम में, सही एक ही क्रम में होता है, लेकिन करा कि और सुनिश्चित समय से होता है। तो एकदम सभी का एक निश्चित फिक्स नहीं है, सबका अलग अलग टाइम फिक्स है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपका ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा, क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर के लिए फिर से ध्यानपूर्वक डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या कौन सा है। कर पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, कर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, कर प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। एकदम दोस्तों इसके लिए बताएंगे कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। जी दोस्त इसका क्या बनेगा राइट ऑप्शन,
एकदम। तो दोस्तों अगर मध्य बाल्यावस्था की हम चर्चा करते हैं तो मध्य बाल्यावस्था का एज बोला जाता है 7 से 11 वर्ष। कितना? लगभग 7 से 11 वर्ष बोला जाता है। अरे अच्छा बात करें 7 से 11 वर्ष की जब हम चर्चा कर लेते हैं तो ध्यान देंगे, मैंने अगर जीन पियाजे से इसे रिलेट किया जाए तो इसका जो अवस्था आएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से बोला जाएगा। किसके नाम? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हम बोल सकते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जब बोल सकते हैं तो इसका एज कितना मैंने बताया था, 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक है। कारक है पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि, तेजी से विकास। तो ऐसा तो होता है जो होगा बाल्यावस्था में होगा, और इसका मतलब कहीं ना कहीं यह बात नहीं बनेगा 7 से 11 वर्ष में ऐसा घटना नहीं घटता। बच्चा बाल्यावस्था की एक तरीके से बात कर रहा है। तो वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास या बच्चा किशोरावस्था में कहीं ना कहीं करता है। और किशोरावस्था हम मान सकते हैं या इसे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मान सकते हैं। गलत होगा, मध्य बाल्यावस्था हमसे पूछ रहा है। ठीक है। सी ऑप्शन में प्रतीकात्मक खेल तो आप जानते हैं दूसरी अवस्था की विशेषता है। जिसका एज की बात करें इसे हम बोल सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था की एज को बोला जाता है। पूर्व बाल्यावस्था की एज का या माना जाएगा। अवस्था में ऐसी बात करता है, पूर्व बाल्यावस्था में करता है, जिसको हम जानते हैं 2 से 6 वर्ष की एज में बच्चा करता है। यह भी नहीं बनेगा। तो बच्चों का जो विकास है वह तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ऐसा आपका बनता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से, डी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट बन जाएगा 15 नंबर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर के लिए, कहते जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? अच्छा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज बात करें तो 11 से 15 वर्ष की बात कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं बच्चे? संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों तो सक्षम हो जाता है बच्चा, तीसरी अवस्था में ही सक्षम हो जाता है। कारण नहीं है इसका मतलब गलत होगा। कर प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभ करता है दूसरी अवस्था में, पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था में ही करना शुरू कर देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें चौथी अवस्था की बात करना है, संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन भी क्या होगा? गलत बनेगा। सी ऑप्शन में अगर परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ, एकदम ऑप्शन संख्या सी। केंद्रीकरण की बात करेंगे तो आप जानते हैं या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करेगा, जिसका बात करें 2 से 6 वर्ष में। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। 16 नंबर के लिए क्या करेक्ट बनेगा? ऑप्शन संख्या सी बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा दोस्तों? वो आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे 17 नंबर के लिए, ध्यान दीजिएगा। लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत कहलाता है नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है, और उसी से प्रश्न संबंधित है। नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में वह विश्वास करता है कि वर्तमान जो सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो कह रहा है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, या कह रहा दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। तो दोस्तों इसमें से प्रश्न संख्या 17 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो पाएगा। एकदम करा कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सामाजिक क्रम व्यवस्था एकदम चलेंगे, सोशल ऑर्डर। चलिए बात करते हैं, करा किस अवस्था में वह विश्वास करता है कि वर्तमान जो सामाजिक प्रणाली है वह सक्रियता पूर्वक बनाने के लिए कहीं न कहीं सामाजिक संबंध जो मानवीय संबंध है और कहीं न कहीं सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ ना पाए, इसकी बात कर रहा है। कानून व्यवस्था जो है बिगड़ ना पाए इसकी बात हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर बनेगा इसमें कहीं ना कहीं धनात्मकता की बात कर रहा है, कानून व्यवस्था की बात कर रहा है, तो दूसरे की बात कर रहा है। तो दूसरे का दूसरा क्या बनेगा? सामाजिक क्रम व्यवस्था। एकदम आपका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर यांत्रिक सापेक्ष आप जानते हैं इसे बोलते हैं अहम केंद्रता। यहाँ पर बच्चा स्वार्थ दिखाता है। क्या दिखाता है? स्वार्थ दिखाता है। भाड़ में जाए दुनियादारी, वैसा अपना काम निकल जाए। तो इसका मतलब गलत होगा। सार्वभौमिक नैतिकता तब होता है जब संपूर्ण मानवता के लिए होगा। गलत। दंड और आज्ञा तब करता जब बच्चा डरता। तो राइट ऑप्शन आपका डी बनेगा। डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे 18 नंबर देखिए। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है?
बाल्यावस्था में विकास आप जानते हैं 6 से 12 वर्ष को हम बाल्यावस्था बोलते हैं। अगर बात करें विकास कैसे होगा, केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, करा अनियमित और असंबंध होते हैं, करा धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है, कर बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था की विकास कैसे होती है और इसके लिए दोस्तों बताएंगे ऑप्शन संख्या क्या राइट आंसर बनेगा। तो बाल्यावस्था में जो विकास की बात करेंगे वह बहुस्तरीय और क्या हो सकता है और मिश्रित होता है। इसलिए दोस्तों आपका जो करेक्ट बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। अनियमित असंबंध की बात होगा नहीं, अनियमित असंबंध का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब गलत होगा। केवल परिणात्मक परिवर्तन नहीं, आगे बात करें धीमी से होता है और मापा नहीं जा सकता है। तो विकास की बात करें धीमी से होता है, तो इसमें से विकास कैसे होगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर के लिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो निकृष्ट विकास का क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं जेडपीडी, और जिसको दिया था लेवाइगोस्की, किसने दिया है, लेवाइगोस्की ने दिया है। लेवाइगोस्की ने कहा है कि जेडपीडी के माध्यम से बच्चा सीखता है। अच्छा, जेडपीडी क्या होता है, ध्यान देंगे, जब बच्चा कार्य को स्टार्ट कर दे वो बीच में जाकर फंस जाए और लक्ष्य यहाँ हो, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर बच्चे का लक्ष्य, अगर दोनों के बीच जो खाली क्षेत्र है, जो दोनों के बीच खाली क्षेत्र वही जेडपीडी कहलाता है। और यह एक क्या है, या एक बच्चा बात करे, यह एक स्थायी प्रक्रिया है, यह एक स्थायी प्रक्रिया, यह भी ध्यान देंगे आप सभी। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा, कर वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, कर वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, कर बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, कर विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता। तो दोस्तों जेडपीडी का मतलब क्या होगा, एक बार ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या आपको लगता है राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है, जेडपीडी की चर्चा की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जेडपीडी खाली क्षेत्र, बीच का खाली क्षेत्र, तो चलते हैं वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बनेगा। वह प्रक्रिया जो समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन में कारक यहाँ देखिए, करा कि उपार्जित किए जाने और प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं कारक वर्तमान स्तर और स्वतंत्र प्रदर्शन व वयस्क व अधिक कौशल वाले जो समकक्षी सहायता से उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। और आप जेडपीडी से तुलना कर सकते हैं किस पे जा रहा है, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपने आयु के अनुसार बच्चे करने के लिए परंतु वह नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। जेडपीडी से अगर बात करेंगे तो सी ऑप्शन मैच करेगा। अगर सी ऑप्शन पे चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जेडपीडी को मैंने बताया कि कार्य बच्चा स्टार्ट करता बीच में फंसता है, तो कहीं ना मध्य का क्षेत्र हो रहा है कि नहीं, उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, तो सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। 20 नंबर के लिए क्या राइट ऑप्शन बन सकता है, 20 नंबर के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में बात कर रहा है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारों में सहायक होते हैं। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन करना जरूरी है। मूल्यांकन से क्या पता चलता है, बच्चों में जो कमी है उसको दूर किया जाता है। तो दोस्त इसमें से क्या होगा, मूल्यांकन का मतलब यह नहीं होता सफल असफल घोषित करना। मूल्यांकन का मतलब होता बच्चे में जो कमियां हैं, जो सीखने की प्रक्रियाओं में बच्चा जब प्रगति कर रहा तो बच्चा कहाँ फंस रहा, कहाँ दिखते हैं, उसको सुधारना होता है। तो यहाँ देखें बेहद सफल और कम सफल की बात हो रहा है, इसका मतलब कभी नहीं ऑप्शन बन सकता। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारों करने में सहायता देता है, एकदम सही है।
इससे क्या होता है, मूल्यांकन करने पर जब टीचर को लगता है कि बच्चा मेरी बातों को नहीं समझ रहा है तो अपनी शिक्षण पद्धति, अपनी शिक्षण विधि को चेंज करता है। एकदम ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा। करा कि बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं, तो मूल्यांकन अधिगम में बहुत सहायक है, यह बात बिगड़ेगा। सी ऑप्शन नहीं, करा अधिगम जो प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, भाई रुकावट नहीं करता है, हेल्प करता है और कहीं ना कहीं शिक्षक को समझने में मजबूत बनाता है। शिक्षक समझ पाता है कि बच्चे को जो हम शिक्षण पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं वह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग शिक्षण विधि के द्वारा हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा पास होगा, बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, बच्चे को समझ पैदा होगी। इसलिए दोस्तों आपका जो बनेगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यह प्रश्न हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था बहुबुद्धि का सिद्धांत, उससे संबंधित प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार व अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। मतलब कौन सा जो बुद्धि 8 प्रकार की बुद्धियों की उन्होंने चर्चा की थी। 8 प्रकार की बुद्धियों की जब आप चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि सारी की सारी बुद्धि क्या अपने आप में विशिष्ट है, किसी बुद्धि का किसी बुद्धि से तुलना नहीं हो सकता है, सभी अपने आप में क्या है, विशिष्ट हैं और सभी व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धियां विद्यमान नहीं हो सकती हैं। जिस बुद्धि का आपका ज्यादा विकास, जिस बुद्धि पर आप ज्यादा वर्क करेंगे उसी बुद्धि का विकास होगा और सारी बुद्धियां रह जाएंगी। तो करा बुद्धि के प्रकार इधर लिखा है किससे मैच करेगा, तो करा भाषित, करा मूर्तिकार या शारीरिक गतिकी संवेदना, करा खिलाड़ी, करा स्थानिक, करा मनोवैज्ञानिक, करा अंतरावैयक्तिक, करा विक्रेता। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट ऑप्शन बनेगा, कौन सा सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। ये दोस्त एकदम बताएंगे कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मैंने शारीरिक गति संवेदना की बात की थी जिसमें अभिनेता एक्टर और एक्ट्रेस जो खिलाड़ियों की बात मैंने की थी और इसीलिए शारीरिक गतिकी संवेदना में क्या पाया जाएगा, वह खिलाड़ियों में पाया जाएगा, भाषी में, मूर्तिकार में नहीं पाया जाता। मूर्तिकार में स्थानिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अच्छा स्थानिक बुद्धि, तो मनोवैज्ञानिक में तार्किक वाला पाया जाएगा, या तो बिगड़ेगा, तार्किक गणितीय बुद्धि पाया जाएगा, गलत है। सी ऑप्शन भी, ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन सही है। अंतरावैयक्तिक का मतलब होता है, अंतरावैयक्तिक का मतलब है जो दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ जाता है। तो विक्रेता क्या है, तो विक्रेता ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बनेगा डी ऑप्शन नहीं बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर अंतरावैयक्ता होगा या इंट्रा नहीं होगा, अंतर, या जो बात करें कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें बात की जाए, इसमें अगर बात अंतरा की बात करेंगे, जैसे आध्यात्मिक खुद अपने बारे में अच्छे से तरीके से जानता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान देंगे अंता होगा। ठीक है, तो यह चीजें गलत है। 21 का जो बनेगा वो ऑप्शन संख्या बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे ध्यानपूर्वक देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शारीरिक गतिकी में मैंने बताया था खिलाड़ियों में, एक्टर एक्ट्रेस में, चालक में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए लेवाइगोस्की से संबंधित। लेवाइगोस्की का सिद्धांत जो कहलाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे बोलते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोस्त आप सभी के सामने प्रश्न 22 नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसके लिए बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट ऑप्शन होगा। लेवाइगोस्की के अनुसार, लेवाइगोस्की मानते थे कि भाई साहब बच्चा किससे बेहतर सीखता, हम उम्र के साथ बेहतर सीखता है। उनका मानना था बच्चा कैसे सीखता, बच्चा समवयस्क के साथ, हम उम्र के साथ अच्छा सीखता है। साथ ही साथ उनका मानना था बच्चा खेल में बेहतर सीखता है। बच्चे को हम पहाड़ के माध्यम से, बच्चे को जेडपीडी के माध्यम से बच्चा उससे सीखता जो उससे ज्यादा अधिक ज्ञानी होता है, जिसे हम बोलते हैं MQ मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा, उससे सीखता है बच्चा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। बच्चों का संज्ञान विकास के चरणों में होता है, तो संज्ञान विकास चरणों में होता है ऐसा वो नहीं मानते। स्कीमा के परिपक्वरण, तो स्कीमा के परिपक्वरण की बात की जाए तो उनका जो मानना था तो वह जीन पियाजे का मानना था। स्कीमा शब्द किसका है, जीन पियाजे का शब्द है, ना कि वाइगोत्स्की का शब्द है। तो या तो बात बिगड़ेगा, आगे बात करें या गलत। और संज्ञान विकास के चरणों की बात वह नहीं करते थे, तो कौन करता था, जीन पियाजे ही करते थे। बच्चों के संज्ञान विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता और सही ऑप्शन है। वह किसको मानते थे, लेवाइगोस्की मानते थे कि भाषा सब कुछ है, भाषा के माध्यम से बच्चा, भाषा से ही संज्ञान विकास को क्या नियमित किया जाता है, उसको दिशा दी जाती है और इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बनेगा। अच्छा डी ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, तो यह बोलते हैं नोम चोम्स्की। कौन बोलते हैं, नोम चोम्स्की कहते हैं, नोम चोम्स्की।
नोम चोम्स्की बोलते हैं भाषा की क्षमता क्या होती है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नोम चोम्स्की या आपका डी ऑप्शन से बिलोंग करेगा। अगर ए और बी की बात करेंगे तो जीन पियाजे से है, सी ऑप्शन लेवाइगोस्की से है। आपका 22 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह आपका दोस्तों आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, 23 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम है वह है कि जिसमें बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। तो दोस्तों आप पुरस्कार और दंड की बात करते हैं तो यह व्यवहारवादी मानता है या व्यवहारवाद जोर देता है कि बच्चा दंड और पुरस्कार पर सीखता है। तो कहीं ना कहीं बाल केंद्रित किस पर चलता है, वह संरचनावादी पर चलता है, उपागम पर चलता है। उपागम पर जिस पर बात करें सक्रियता पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। एकदम ऑप्शन संख्या बी बनेगा, बाल केंद्रित से जुड़ा हुआ बी ऑप्शन है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। नहीं भाई साहब, बच्चे को ज्ञान किताबी कीड़ा मत बनाइए, बच्चे को उसके उसके वातावरण से जोड़कर रिलेट करके कोशिश कीजिए समझाने की। और इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन नहीं बनेगा, इसीलिए सी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा, बी ऑप्शन जो बनेगा एकदम राइट बनेगा। डी में कराए अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। जब वर्गीकृत कर देगा तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हनन कर देगा। जब जैसे बच्चे का जो क्लासिफाइड करेगा तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हनन होगा। और समावेशी शिक्षा का माध्यम के बाल केंद्रित जो शिक्षा है वह कहता है कि भाई साहब बच्चों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे, समावेशी शिक्षा के माध्यम से सिखाएंगे, ना कि समावेशी शिक्षा को इतर पितर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। राइट आंसर आपका जो करेक्ट बनेगा वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या बनेगा दोस्तों, वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे 24 नंबर को देखिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैंने बताया था सांस्कृतिक उपकरण जो कल्चरल टूल्स हैं किसके लिए महत्वपूर्ण हैं, कल्चरल टूल्स के लिए। मैंने आपको कई बार बताई है कि भाई साहब कल्चरल टूल्स के लिए कौन से व्यक्ति आते हैं, जिनका नाम है लेवाइगोत्स्की उनका नाम है, जिनका सिद्धांत की बात करेंगे आप जानते हैं सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत उनका सिद्धांत कहलाता है, सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। और दोस्तों इनका मानना था, आपको मैंने बताया खेल के माध्यम से, हम उम्र के माध्यम से, ये सब। अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है, इनका सिद्धांत की अगर हम चर्चा कर लें तो दोस्तों आप जानते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। इनका सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। और इनका सिद्धांत जिसे बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, अधिगम का सिद्धांत अर्बन बंडूरा का था, या तो नहीं मिलेगा। बीएफ स्किनर की बात करेंगे तो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत कहलाता है वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। और इनका जो सिद्धांत था किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, इनका जो प्रयोग किए थे किए थे दोस्तों, ये चूहा पर और कबूतर पर किए थे। किस पर, कबूतर पर, चूहा और कबूतर पर, ठीक। अगर बात करें लेवाइगोस्की तो आपका राइट ऑप्शन होगा। जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञान विकास का कहलाता है। वह कल्चरल टूल्स को नहीं मानते हैं, वह परिपक्वता को मानते हैं। किसको, या परिपक्वता को मानते हैं। मतलब जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा तो अपने आप चीजों को सीख जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपका जो बनेगा लेवाइगोस्की, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, 25 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्त 25 नंबर कह रहा है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सा। मतलब कहीं ना कहीं जेंडर जो रूढ़िवादी बातें हैं, जो जेंडर बायस है चीजें क्लास में, उसको कम करना है और संभावनाओं को अधिक से अधिक विकास करना है। कह रहा एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। जब एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ेगी, इसका मतलब है गलत होगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ठीक है। जब क्रियाकलाप के लिए कहीं ना कहीं जो ग्रुप बने उसमें अगर 5 लोगों का ग्रुप हो, 4 लोगों का ग्रुप हो, 2 लड़के 2 लड़कियां हो, तो इससे जेंडर वायस जो होगा कम होगा, ठीक है। जो लिंगों की जैविक अंतरों की अपेक्षा
तो आप जानते हैं जो जेंडर की बात करते हैं वह एक सामाजिक अंतर की बात होती है, ना कि जैविक की। तो जैविक यहाँ पर नहीं होगा, सामाजिक होगा, सी ऑप्शन भी बिगड़ेगा। फिर समाज में चित्रित लिंग, जो चित्रित लिंग है भूमिकाओं को प्रबल करना, तो प्रबल करेंगे तो जो लिंग पूर्वाग्रह है और बढ़ेगा घटेगा नहीं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। 25 का क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, ध्यानपूर्वक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। और इसी प्रकार के आपके जूनियर के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जूनियर लेवल का चीजें हैं, जूनियर का मॉडल पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम चलते हैं। 26 नंबर के लिए अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। एक समस्या यह करा कि एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, करा एक रुकावट। तो क्या समझना चाहिए, एक गुण और साधन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, एक गुण और एक साधन समझना चाहिए बहुभाषिकता को। तो राइट आंसर क्या दोस्त बनेगा, वह सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन बनेगा 27 को। बहुभाषिकता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, और इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। मतलब जो सृजनात्मक बच्चा है और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए कह रहा है किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करवाना। तो कहीं ना कहीं जब निर्देश दिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात गलत है, किसी प्रकार के बच्चे को निर्देश नहीं देना है, या तो बात बिगड़े। निर्देश जो बाल केंद्रित शिक्षा का हनन कर देगा। रटने पर आधारित परीक्षा, तो रटने पर आधारित जैसे रट्टा शब्द आया इसका मतलब कहीं ना कहीं एनसीएफ का विरोध होगा। कल चुनौती कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना एकदम ठीक है। जब प्रतिभाशाली बच्चा और सृजनात्मक बच्चे को हम चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं तो बच्चे में क्या होती है, बच्चा और अच्छे से समझता है और उसको और मजा आता है। और क्या जो निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना, एकदम सी ऑप्शन बनेगा। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन, तो अभिमुखी नहीं अभिमुखी होता तो सही होता। यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब जो करा अब अभिमुखी नहीं होगा, अभिमुखी मतलब कहीं ना कहीं ओपन माइंड, ओपन जो कहा जा रहा है कि जो क्लोज टाइप का कर रहा है, तो क्लोज ओरिएंटेड जो थिंकिंग की बात कर रहा है कि इसमें तो बात गलत होगा, या तो नहीं बनेगा दोस्तों। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन, क्योंकि सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बच्चे को जब तक चुनौती नहीं मिलेगी तब तक वह अच्छे से सीख नहीं सकता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, वो आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने 28 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर अब होगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखते चलिए, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के पेपर के लिए। पठन वैफल्य है, तो पठन वैफल्य जैसे आया इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, डिसलेक्सिया हुआ, डिसलेक्सिया हुआ। अब डिसलेक्सिया से संबंधित हम देखेंगे कि पठन वैकल्य से संबंधित चीजें सोचेंगे, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का। कर बच्चों जो पठन वैफल्य, बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। जो बच्चे में पढ़ने में दिक्कत है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता विश्लेषण से, क्या उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्या हल करने की क्षमता का आकलन से, कर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, कर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो हम कैसे समझेंगे, तो जो पठन वैकल्य की बात करें तो सीधा पठन वैकल्य के लिए कभी कभी ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखने का होता तो नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन में कभी कभी लिखना आ जाए तो उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं पठन वैफल्य में, डिसलेक्सिया में। इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बनेगा। अच्छा, यहाँ पर कहा कि जटिल समस्याओं की बात करेंगे तो डिसलेक्सिया में डिसकैलकुलिया में चला जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह आंकने की बात नहीं होती, यहाँ पर विश्लेषण करने की बात होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। 29 नंबर के लिए आंशिक दृष्टि वाले, मतलब आंशिक रूप से देखता हो बच्चा और करा विद्यार्थियों को के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। मतलब कौन सा, जिस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है उसके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं होगा। कर बोलती पुस्तकें, स्पर्श सूचना पट्ट, कर मुद्रा, छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट या बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें, या त्रिविमी नक्शे और चार्ट। त्रिविमी नक्शे चार्ट उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे, उसके लिए मुद्रित जो बड़े आकार के जो मुद्रित पुस्तकें वह भी हेल्पफुल होंगे। लेकिन आपसे कह रहा कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होता है,
कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो छोटी मुद्रा वाले कार्यशीट, जब छोटी मुद्रा वाले कहीं ना कहीं छोटी अक्षर में चीजें लिखी होंगी तो उसके लिए क्या होगा, या दिक्कतें उत्पन्न करेगा, और इसीलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा, वह ऑप्शन संख्या बी बनेगा। जब आपका छोटी छोटी लिखी होंगी तो बच्चे को कम दिखाई देता है, उस पर लिखा हुआ आंशिक दृष्टि वाले, तो बोलती पुस्तक कहीं ना कहीं सुनाई तो दे रहा है, दिखाई भले नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हेल्पफुल है। कहीं ना कहीं स्पर्श वाला तो ठीक है, टच कर लेगा ना, वह उससे समझ जाएगा, त्रिभीमी वाला से भी समझ जाएगा, लेकिन और बड़े अक्षरों वाले से भी समझ जाएगा, लेकिन वो छोटी मुद्रा वाला जब उसे दिखाई नहीं देता, छोटे अक्षर में लिखा रहेगा, तो कहाँ से उसको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न और बेहद इंपॉर्टेंट समावेशी शिक्षा से होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो मैंने आपको बताया है समावेशी शिक्षा से प्रश्न आप सभी की बात की जाए तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों का प्रावधान करना, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा पाने का अधिकार, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करके उन्हें नामांकित करना। जैसे नामांकन शब्द आया, कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हनन हुआ, तो आप जानते हैं समावेशी कहता है नामांकन करना नहीं, वर्गीकृत करना नहीं है, बच्चे को सभी को एक नियमित विद्यालय में पढ़ाने की कोशिश करना है। तो आपका इसमें नामांकित की बात हुई, गलत हो गया, और यहाँ पर पृथक की बात हुआ, तो मैंने आपको पृथक, नामांकित ये सभी निगेटिव बनेगा, सी ऑप्शन भी हटेगा। और कह रहा है कि यहाँ पर देखिए अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों का प्रयोग, तो किसी विशेष शैक्षणिक संस्थान में नहीं बैठेंगे, उसे सभी बच्चों को एक ही क्लास में बैठाने की कोशिश करेंगे, बी ऑप्शन बनेगा। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लें, और ये ऐसे प्रश्न आपके पेपर में खूब टपकते हैं दोस्त। तो इस तरीके से बात की जाए, जो आज का सेशन था वह सेशन आपके जूनियर लेवल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण था दोस्त। इस तरीके से प्रश्न आप सभी के पेपर में हमेशा से पूछे जाते हैं, और ध्यानपूर्वक हर प्रश्न को अच्छे से समझना है। एक बार आप सभी अगर थोड़ा सा कम चीज़ें समझ में आई हों तो ये देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर है, और इस प्रकार से बात करें कोई इसमें रटने रटाने वाली कोई कोशिश नहीं मैंने किया है, सबके सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना था। तो दोस्त इस प्रकार से जैसा भी आपको फील हुआ हो, जैसा भी आपको क्लास लगी हो, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके अपने कमेंट के माध्यम से चीज़ें बता देंगे, सर जी हमें कैसे चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, जो भी आपको समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम हो रही हों, या जो भी अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भी आप क्लास के जो कमेंट बॉक्स होते हैं उसमें जा करके आप पिन कर दिया करें अपने प्रॉब्लम को, अपने समस्याओं को, अपने सुझाव को। उस सभी सुझाव को, आपकी समस्याओं को, जो एकदम हम सभी को इंतजार होता है कि आपको किस प्रकार से और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और कहीं ना कहीं आपको अधिक से अधिक कोशिश किया जाए पढ़ाने की। तो अगली क्लास में दोस्त मिलेंगे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।